मॉर्निंग। आज हमारी क्लास में वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के संदर्भ में जो हम अध्ययन कर रहे थे उस चर्चा के दो बिंदु हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में इन बिंदुओं को जो आगे के हैं उसमें राजनीतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, पर्यावरण के संदर्भ में जो मुद्दे हैं, किस प्रकार वैश्वीकृत समाजशास्त्र या वैश्वीकरण के समाजशास्त्र में इनका उपयोग होगा, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया की वजह से समाज में बदलाव आते हैं, समाज में आने वाले बदलाव किसी नए परिवर्तन का सूचक है और उस नए परिवर्तन के अंतर्गत वैश्विक समाजशास्त्र की विषय सामग्री का आर्थिक और वित्तीय वैश्वीकरण के रूप में उपयोग होता है। इसके बारे में हमने कल देखा। स्थानीय दूरियों की कमी भी हम कल पढ़ चुके थे। आज हम चर्चा कर रहे हैं वैश्विक संस्कृति के संदर्भ में, और वैश्विक संस्कृति का संदर्भ किस रूप में बताया गया। दो बातें आप ध्यान रखें। एक तो नाम आता है अल्ड्रिच बेक। अल्ड्रिच बेक जो विद्वान है, ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित मानते हुए दशाओं का वर्णन करते हैं, उनकी विवेचना करते हैं। उसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। दूसरा है, एक विद्वान है जिनका नाम है रॉबर्टसन। ये ऐसे है जिन्होंने ग्लोबल कल्चर के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है वैश्विक संस्कृति के संदर्भ में। तो वैश्विक संस्कृति वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय वस्तु बन सकती है। और इसको क्यों शामिल किया गया? क्योंकि भारत के अतिरिक्त यूरोप और अमेरिका में बहुत तेजी से तकनीकी परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप विकसित होने लगे। तो समाजशास्त्र के विद्वानों में जो काउंसिल्स थी, सेमिनार में ये चर्चा बनी कि भाई अब तक हम विवाह, परिवार, जाति, नातेदारी को ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हमें कुछ ऐसे बिंदुओं को भी टच करना होगा जो बिंदु हमारी समाजशास्त्रीय परंपराओं के विपरीत एक नए सामाजिक संदर्भ को व्यक्त करे। तो चर्चा आई कि मनोवैज्ञानिक आधार पर जीवन जीने के तरीके बदल गए। आज हम आध्यात्म की तुलना में भोगवादी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। एक नया परिणाम समाज में एक भोंडी संस्कृति के रूप में, सांस्कृतिक प्रदूषण के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें अध्ययन की विषय वस्तु बननी चाहिए। उसी समय उल्रिच बेक ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में आधुनिकीकरण को जोड़ दिया, अपने आप को मॉडर्न बनाने के तरीकों को जोड़ दिया। तो ये एक ऐसी सामग्री बनी जो नई पीढ़ी के लोगों को जानना आवश्यक है। सामान्य सी घटना है, एक पिता अपने पुत्र पर सदैव इस बात पर कुपित रहता है कि वो लंबे लंबे बाल बढ़ाकर क्यों रह रहा है। हर माँ बाप की एक ही प्रॉब्लम है कि उनका बेटा कहना नहीं मानता, और उसने देखो कैसे लंबे बाल कर रखे हैं। कई बार तो गुस्से में आकर वो बार्बर के पास जाते कहते हैं वो इसको छोटे छोटे बाल कर दे जो जैसे। अब केस काटना, बाल काटना एक परंपरागत मूल्य है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि केस काटने के संदर्भ में युवाओं में आजकल जो रुझान आ रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति का उदाहरण लें तो लड़कियां कभी भी अपने बाल नहीं काटती हैं, लेकिन आज जो सौंदर्य कायाकल्प के नाम पर जो ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं, आप इस बात से सहमत होंगे कि अब लड़कियां भी नए डिजाइन, नए फैशन के अनुसार, आधुनिक मूल्यों के अनुसार अपनी हेयर स्टाइल रखती हैं, बालों को कटवा सकती हैं। जबकि एक सुहागिन स्त्री के संदर्भ में बालों में कैंची लगाना हमारे परंपरागत रूप से विपरीत माना जाता था। अब ये जो वैश्विक संस्कृति है कहां से आई? वैश्विक संस्कृति का ये जो उदाहरण है, जो मैं बाल से शुरू कर रहा था, इसके संदर्भ में मुझे एक उदाहरण दिमाग में आता है जो आपके साथ शेयर करूंगा। 90s के दौर में एक सुपरहिट मूवी आई थी, राजा हिंदुस्तानी। और ये राजा हिंदुस्तानी मूवी का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि 90s का जो दशक था, 1995, 96, 97 का काल, उसमें उदारवाद की तरफ बढ़ रहे थे। एक नए प्रकार की विदेशी संस्कृति का भारत में आगमन हो रहा था। उस मूवी में एक महिला पात्र थी
उस महिला पात्र ने लड़कों की तरह बाल कटवा रखे थे, छोटे बाल थे। तो उस वक्त के समाचार पत्रों में इसको काफी ट्रोल किया गया कि भारतीय संस्कृति का मखौल उड़ाया जा रहा है, फिल्मों के अंदर लड़कियों के बाल कटे हुए दिखाए जा रहे हैं लड़कों की तरह। अगर ये प्रभाव ग्रामीण संस्कृति में आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो मुद्दा था, ये वैश्विक संस्कृति का उस वक्त चर्चा में आया। फिर किसी मूवी में यदि किसी महिला को हाथ में शिगार और सिगरेट लेके देख लिया गया तो हमारे पुरुष प्रधान समाज के लोगों ने बहुत हो हल्ला किया। तो ये वैश्विक संस्कृति है, वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, और दूरदर्शन टेलीविजन में एक नई प्रकार की वैभवशाली संस्कृति को बताया गया है। इस संस्कृति के अंदर वही है जो हमारे समाज का आईना है, समाज का दर्पण है। अब ये जो नए मुद्दे आए, हलचल हुई समाज में, जो एक नए प्रकार का बदलाव आया, समाज शास्त्रियों ने निर्णय लिया इसे वैश्वीकरण के समाज शास्त्र विषय की अध्ययन सामग्री के रूप में शामिल किया जाएगा। अर्थात आप यहां समझ चुके होंगे कि वैश्विक संस्कृति से एक विशेष प्रकार की प्रकृति या भौतिक जीवन का एक पैमाना खरा उतरता है। लोग छोटे छोटे क्षेत्र में बड़े से बड़े कार्यों को करने लगते हैं और उनका ये कार्य करना वैश्विक संस्कृति के लाभ की दृष्टि से देखा जाता है। अब कुछ उदाहरण है, जैसे राजस्थान की कसीदाकारी, जो कपड़े पर काम होता है, या कुछ विशिष्ट प्रकार की धातु के तार से कुछ बुना जाता है। कर्नाटक में हाथी दांत का काम, वहाँ हाथी दांत के चूड़े बनाना, हाथी दांत को डेकोरेट करना। ओडिशा का पीपली का काम, ओडिशा में पीपली एक उत्पाद है जो पत्तों से बनाया जाता है और उस पत्तों के काम में परंपरागत मूल्य जुड़ा हुआ है। तथा जनजातियों की बहुत सारी ऐसी लोक कला, लोक नृत्य है, इनका उपयोग आर्थिक लाभ के लिए समृद्ध लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आने लगा है। इसको आप यूं समझिए, राजस्थान में आपने गुलाबों का नाम सुना होगा। गुलाबो एक प्रसिद्ध कालबेलिया डांस करने वाली महिला है। उसने नया कुछ नहीं किया। उस गुलाबो ने जनजातीय परंपराओं के अनुसार, जैसा वो अपनी कालबेलिया जनजाति में लोग डांस करते वैसे डांस करती होगी। हो सकता है उसकी डांस में कुछ लचक अच्छी हो, कुछ अच्छे प्रकार का करती हो, तो लोगों ने तारीफ की। तो उसके दिमाग में थॉट आया कि क्यों नहीं मैं इसका व्यवसायीकरण करूं। और वैश्वीकरण के कारण आज स्थिति ये हो गई है, अगर हम तो गुलाबो एक यह डांस करने वाली नृत्य की है जो कम से कम 12 से 13 राष्ट्रों की तो यात्रा कर चुकी है। अलग अलग स्टेज कार्यक्रम उसके चलते रहते हैं। आज वो लाखों रुपए कमा रही है और एक भारत की जिम्मेदार नागरिक होते हुए इनकम टैक्स पे कर रही है। अब आप सोचिए, एक जनजाति की महिला अपनी नृत्य की कला के बल पर इनकम टैक्स पे करने वाली अंतरराष्ट्रीय मंच की एक सिरमौर बन चुकी है। तो ये वैश्विक संस्कृति तो थी, वैश्विक आधार पर उसको एक विजन मिला, तभी तो उसने ऐसा किया। तो ऐसी स्थिति में इन विशिष्ट तथ्यों को वैश्वीकरण के समाजशास्त्र में शामिल करने की आवश्यकता है। संस्कृति से जुड़े व्यापार जब बढ़ते हैं, पर्यटक भी आने लगते हैं, उनकी रुचि बढ़ने लगती है, और ना केवल मुद्रा का संग्रह होता है बल्कि एक नई प्रकार की विधा के माध्यम से नए प्रकार के सामाजिक संरचना वाले समूह का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु के रूप में वैश्विक संचार व्यवस्था, ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल कम्युनिकेशन को समझने से पहले आप कैसेल्स का उल्लेख देखें। कैसेल्स एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कहा कि संचार प्रौद्योगिकी व विश्व के विभिन्न समाजों में परिवर्तन लाने में एक विशेष भूमिका को निभाया है। मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने विश्व के समाज के अंदर बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार मैक्लुहन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव के बारे में बताया था। ये कहते हैं कि जब समाज में वैश्विक गांव का उल्लेख आता है, जिसका उद्देश्य है कि वहां पर संचार व्यवस्था के आधार पर पूरी दुनिया के समाज नजदीक आते जा रहे हैं।
दुबई में ग्लोबल विलेज के नाम से एक बहुत बड़ा कंसल्ट है। वहां अमेरिका, यूरोप, एशिया के बड़े देश, उनकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पे स्थापित है। मतलब किसी भी फील्ड का कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे, उसके सारे जो भी प्रोडक्शन हाउस के लोग हैं, उनका ऑफिस वहां पे है। लग ही नहीं रहा कि एक ही जगह पर सब इकट्ठे हो गए। यही है वैश्वीकरण का जादू। अमेरिका, जापान का सीईओ उस ऑफिस में बैठता है। मतलब इतना मल्टीनेशनल बिजनेस फैल चुका है। कैसल्स नाम के विद्वान ने भी इसी संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से समाजशास्त्र में नई नई बातें बताई। पहला, ज्ञान में वृद्धि। संचार ज्ञान में वृद्धि करता है। साथ के साथ संचार के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मजबूती मिलती है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी दूसरे देश विदेश में स्थान पर कोई सामग्री है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उस सामग्री का उपयोग करने के आधार पर कोई लोकप्रिय संस्कृति का मूल्य उसको स्वीकार कर सकते हैं। यानी धार्मिक उन्माद से लेकर तकनीकी परिवर्तन तक की कोई भी अवधारणा यदि है, तो समाजशास्त्रीय आधार पर उसको हम एक वैश्विक संचार व्यवस्था के रूप में शामिल कर सकते हैं। नई पीढ़ी के लोगों को अभी अंदाजा भी नहीं होगा कि वैश्वीकरण ने किस तरह संचार को नया रूप प्रदान किया है। मैं प्रारंभिक स्तर से शुरू करता हूं, एक उदाहरण के माध्यम से शायद आपको समझ में आए। देखिए, आज हमको किसी से बात करने की इच्छा होती है, हम तुरंत अपना फोन उठाते हैं और फोन में नंबर डायल किया, और डायल भी नहीं किया तो सीधा कॉन्टैक्ट लिस्ट पे गए, व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर देखा, टिक मारा और क्लिक करके फोन पे घंटी गई। चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे बॉम्बे में बैठा हो, चाहे जयपुर में बैठा हो। कितना फास्ट नेटवर्किंग हो गया है, क्योंकि आजकल हम 4G 5G के जमाने में जी रहे हैं। बात उन दिनों की है जब ना 5G था, ना 4G था, ना 2G, ना 3G, केवल होते थे माताजी और पिताजी, अर्थात परंपरागत समाज। आपको यदि जयपुर फोन करना है तो आपको टेलीफोन एक्सचेंज में जाके बोलना पड़ता था कि मेरी आज कॉल बुक कर दो। वो लोग आपको टाइम देते थे कि भैया 12 से 1 के बीच में तैयार रहना, आपकी कॉल बुक होगी। मतलब आपके घर के डब्बे वाले फोन पर, लैंडलाइन कनेक्शन पर पहले अधिकारी का फोन आता था कि भैया अब लाइन मिला दी गई है, अब आप जयपुर बात कर सकते हो। और यदि मौसम खराब हो गया फिर तो माशाल्लाह पता नहीं बात होगी या नहीं होगी। वो भी जमाना था 85 से 90s का। टेलीफोन के खंभे हुआ करते थे और काले डब्बे वाले घर में लैंडलाइन कनेक्शन होता था। हमने वहां से अपनी जिंदगी शुरू की है, और आज वैश्विक संचार व्यवस्था इतनी उन्नत हो चुकी है कि अब हम फैक्स, एसटीडी बूथ हमारे लिए कबाड़ बन चुके हैं। आज हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पे इंटरनेट से हम फास्ट सर्विसिंग कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ये सब जो हुआ उसकी वजह से हमारी नई पीढ़ी के लोग भी जुड़े हैं। कई बार हम छोटे छोटे वीडियोस में देखते हैं कि गुजरात की कोई महिला पापड़ बनाना सीख रही है। वो बेचारी कुछ नहीं जानती, उसकी पढ़ी लिखी पोती ने उसे समझाया, आज उसके पापड़ देश विदेश में बिक रहे हैं। यह वैश्वीकरण का जादू। इस तरह इस संचार व्यवस्था ने जो परिवर्तन किए, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है इन परिवर्तनों को वैश्वीकरण के समाजशास्त्र में शामिल करें। अगला है वैचारिक वैश्वीकरण, आइडियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। इस बिंदु को समझने से पहले एक सामान्य उदाहरण से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। स्क्रीन पे आपको दिखा होगा, दो विद्वानों के नाम है बैकफोर्ड, BACKFORD, और रॉबर्टसन। ये दो विद्वान वैचारिक वैश्वीकरण को समझाने वाले प्रमुख विद्वान हैं। देखिए, एक व्यक्ति खूब पढ़ा लिखा है, दिखने में मॉडर्न है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी महंगी बाइक या कार यूज करता है, अच्छा शैम्पू यूज करता है, ये उसका बाहरी आवरण है। उसके दिमाग में विचार कैसे है? क्या उन विचारों के आधार पर वो ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है? ये होता है विचार का वैश्वीकरण। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के किसी भी देश के अंदर, जापान के अंदर लोग ओपन टू माइंड बात करते हैं। मतलब उनके लिए स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं है, वो केवल
यूनिवर्सल सोच के आधार पर सोचते हैं कि ये मानव है, मानवीय इकाई है। आज भारत का नाम आता है तो आता साहब यहाँ जात पात के आधार पर भेदभाव है, मगर अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, जापान में तो ऐसा नहीं है। वहां जाति नहीं है, वहां धर्म नहीं है, वहां व्यक्ति का मेंटल लेवल देखा जाता है। विचार कैसे हैं, ये उग्रवादी विचार का है, ये ट्रेडिशनल परंपरावादी विचार का है, या फिर इसके विचारों में कोई दम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बुद्धू है। तो विचार के आधार पर एक विचार से तो बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार हो जाती हैं। भाई एक बात बताइए, जिस माध्यम से अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पास एक टीचमेंट ऐप है, आपके पास भी टीचमेंट ऐप है। किसी व्यक्ति ने बैठ के सोचा होगा भारत में, क्योंकि मेड इन इंडिया ऐप है ये, कि भाई टीचमेंट ऐप कोई बनेगा, उस ऐप के माध्यम से स्टूडेंट टीचर जुड़ेंगे और क्लासें हो जाएंगी। यानी हमको इस वैश्विक आपदा में इस तरह का ऐप बना, इस ऐप से हम क्लास ले रहे हैं, ये भी तो किसी के दिमाग में पहले विचार आए होगा। और ये विचार मुझे नहीं लगता कि उसे छोटे कस्बे में बैठ के आया होगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी रही होगी, इंटरनेट पे देखा होगा, उसने देखा होगा कि मैं वेबसाइट कैसे बनाऊं, कैसे ऐप बनाऊं, पूरे भारत में कैसे लॉन्च करूं, तो ये चल रहा है। तो ये विचार का ही तो कमाल था। कभी किसी ने सोचा कि पानी बिकेगा, होटल में बिक रहा है। लोग तो पहले प्याऊ लगाते थे, अब लगाते ही नहीं है। कभी किसी ने सोचा कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स होंगे, उसमें लोग रुकेंगे। पहले लोग सराय बनाते थे, धर्मशाला बनाते थे, लेकिन विचार आया तभी तो आज होटल इंडस्ट्री चल रही है। कभी किसी ने सोचा फालतू बात करने से भी कमाई हो सकती है। गांव में हम लोग चौपाल पे बैठ के बात ही तो करते थे, और आज हम क्या कर रहे हैं, जियो 4G का प्रयोग करके, फ्री सिम का प्रयोग करते हुए एक बार रिचार्ज डलवा लेते हैं, अब घंटों बतियाते रहते हैं। तो ये हमारी फालतू जो बातें हो रही है हमारे लिए फालतू, मगर जो कंपनी है जो हमको ये सुविधा प्रदान कर रही है, उसके पास तो करोड़ों रुपया पहुंच रहा है। तो कहने का अर्थ है, कोई विचार वैश्विक समाज में जब आया, उससे हमारे मूल्य, मानदंड, व्यवहार प्रतिमान, नई संस्थाएं और सामाजिक जो भी संबंध है, उनमें स्वतंत्र रूप से इनका स्वरूप देखने को मिलता है। और ये स्वरूप एक नई प्रकार की व्यवस्था को जन्म देता है। यह सच है, जब भी किसी समाज की आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन होता है, तो सामाजिक मानदंड, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और उसके बाद भी विश्वव्यापी वैचारिकता ने जिन सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों को प्रोत्साहन दिया है, उससे उन्मुख संबंधों में वृद्धि होने लगी है। और एक विशेष संस्कृति के अंतर्गत अनेक संस्थाएं उसमें उत्पन्न हुई है, जिनमें विघटन भी आया है। यह कार्य समाजशास्त्रियों का है कि वैश्वीकरण पर विचार करते समय उन सभी दशाओं को भी देखें जो सामाजिक संरचना, संस्थागत ढांचे के प्रतिफल के रूप में देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी एक नया मुद्दा है। इस मुद्दे के संदर्भ में 195 देशों के द्वारा एक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था दिसंबर 2015 में। फ्रांस में जब ये सम्मेलन हुआ तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आई कि हमारी आबादी के सबसे गरीब यानी 350 करोड़ लोग केवल 10% कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जबकि प्रदूषण के कारण अधिक तूफान, सूखे, भूकंप के कारण लोगों को सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब, उस सम्मेलन में ये निष्कर्ष निकला कि आबादी के आधे सबसे गरीब 350 करोड़ लोग केवल 10% कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, और आधी आबादी 90% कार्बन का उत्सर्जन करती है। किस रूप में? पेट्रोल के रूप में, बड़ी बड़ी कल कारखानों के धुएं के रूप में, पॉल्यूशन के रूप में, XYZ। नई प्रकार के एक्सपेरिमेंट, परमाणु परीक्षण, इनमें बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो यानी गरीब लोगों को ये इंगित किया गया, उन्होंने बताया कि आधे लोग कोई गलती करे उसकी सजा सबको मिल रही है। बड़े बड़े कारखाने सेठ साहूकारों के हैं, लेकिन उसकी वजह से पोल्यूट सोसाइटी में तो आम आदमी रह रहा है। तो हमें पर्यावरण संरक्षण के वजह से जो बदलाव आए हैं उनको भी शामिल करने की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जहाँ आर्थिक सांस्कृतिक एकीकरण हुआ, वहीं विकसित और विकासशील देशों में यह महसूस किया गया कि यह एक विपत्ति वैश्विक ताप की वजह से हुई है। कई बार हम कहते नहीं है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, नदियां सूख रही है, हिमस्खलन हो रहे हैं, ग्लोबल एक वार्मिंग चल रही है, और इससे नई नई लोगों को समस्याएं आ रही है, बीमारियां आ रही हैं। और हमने, मानव ने जितना अधिक अपने आप को सुविधा संपन्न बनाने का प्रयास किया, नई नई चीजें उसने अपने लाभ के लिए ईजाद की, उसी के प्रतिफल के रूप में आज हमें अनेकों समस्याएं देखने को मिलती है। आप सोचिए
जब हम घर में मिट्टी का जो मटका होता था उसका प्रयोग करके ठंडा पानी पीते थे। हमारे घर में फ्रिज अनिवार्य नहीं था। आज स्थिति क्या है, गरीब से गरीब आदमी के पास में फ्रिज है, और फ्रिज से होता क्या है, इसमें जो गैस होती है वो नेगेटिव सेंस में कार्बन का उत्सर्जन करती है। घर घर में एसी लग गए, एसी की वजह से गैसों का रिसाव होता है, और हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर, तापमान इतना बढ़ गया कि किसी जमाने में 40-42 टेम्परेचर होता था तो बहुत लगता था, आज ये टेम्परेचर 51 तक पहुंच गया है। तो ताज्जुब नहीं आने वाले वर्षों में तापमान 52-55 तक भी पहुंच जाए, बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है। भाई हमारा जो शरीर है उसकी भी एक लिमिट है, कहाँ तक वो उन चीजों को सहन कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक आधार पर तो नुकसान हो ही रहा है, लोगों के शरीर और स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण की वजह से जो भी बदलाव हुआ, इस बदलाव को भी वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। अगले और अंतिम बिंदु के रूप में पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, राजनीतिक वैश्वीकरण। विभिन्न देशों के बीच विकसित होते हुए नए जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उनका अध्ययन होता है, और वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विशेष सामग्री में इन लेखों, रचनाओं व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण समाजशास्त्रीय आधार पर करने का एक मुद्दा उठता है। यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है। आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के साथ दुनिया में बहुत से ऐसे संगठन हैं, अन्य सैन्य शक्तियां हैं जिनका विस्तार होता है। कुछ ऐसे धार्मिक सिद्धांत हैं, धार्मिक एकीकरण है, जिनकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। इसके प्रति विभिन्न राष्ट्रों का दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न भी रहता है। इन दशाओं के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा सैन्य शक्ति के विस्तार से ऐसी ऐसी स्थितियां बनती है जो वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के रूप में अध्ययन विषय वस्तु बन सकती है। देखिए, काले गोरे का भेद हो रहा है, और काले गोरे के भेद पर कोई मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच जाए, राजनीतिक वैश्वीकरण। आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान की जेल में भारत का एक व्यक्ति बंद था, उसको लाने के लिए केस लड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जाधव करके नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये मुद्दा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बना, ये राजनीतिक वैश्वीकरण का ही प्रभाव था कि उस व्यक्ति की बहस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हुई। किसी को जस्टिस चाहिए मानवता के नाम पर, वो राजनीतिक वैश्वीकरण का शिकार होता है, उसको वहां न्याय मिलता है। कई राष्ट्रों में गृह युद्ध की स्थिति होती है, वहां मानवता का खुलेआम कत्लेआम होता है, लोगों को अधिकारों से वंचित रखा जाता है, और तो और महिला पुरुष के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद और तनाव बढ़ते हैं। ये सारे मुद्दे राजनीतिक दृष्टिकोण पर तो महत्वपूर्ण है ही, हमारी विदेश नीति, हमारी विदेश में संवहन नीति, इन पर भी इनका बड़ा योगदान है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन बिंदुओं के रूप में, चाहे वो राजनीतिक वैश्वीकरण हो, चाहे इसके संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण की बात हम करते हो, विचारों के वैश्वीकरण की चर्चा की जाए, वैश्विक संचार व्यवस्था का अर्थ या देखा जाए, या फिर एक ऐसी संस्कृति जो कि ग्लोबल संस्कृति के रूप में जानी जाती है, जिसे हम वैश्विक संस्कृति भी कह सकते हैं। स्थानीय दूरियां इसमें शामिल हो सकती हैं, और आर्थिक और वित्तीय वैश्वीकरण का आधार आ सकता है। इस सबको वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए, इस पीडीएफ के माध्यम से मैंने आप लोगों को वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में चर्चा की है। यहां जो ध्यान देने योग्य बात यह है, वैश्वीकरण का जो समाजशास्त्र है, यह समाजशास्त्र एक अपने आप में नया विषय है। इस विषय में स्थानीय मुद्दों पर ध्यान न देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को प्राथमिकता से ध्यान में लाया जाता है। ये जो वैश्वीकरण वाला समाजशास्त्र का बिंदु है, यह बिंदु न केवल विषय सामग्री की दृष्टि से, बल्कि एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह हमारी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं, इस पर बहुत बड़ा इस पे मुद्दा उठता है। आप सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी तकनीक पर आश्रित हो गए।
पहले गांव में नीम की दातुन की जाती थी। मुझे नहीं लगता कि शहर के 90% लोग आज नीम की दातुन करते होंगे, सीधा वो ब्रश उठाते